हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ, आज हमारा पहला लेक्चर है हमारी संघर्ष एक्सप्रेस सीरीज़ का, जो कि हमने कल ही लॉन्च की थी। आरआरबी फार्मासिस्ट की जो हमारी वैकेंसी निकली है उसके रिगार्डिंग हमने एमसीक्यू सीरीज़ लॉन्च की थी, जिसके अंदर हम एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ में जो उसका आंसर होगा उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे, ताकि आप उससे आगे के जो क्वेश्चन आए भी क्वेश्चन में तो आप उसको जो है सॉल्व करने के कैपेबल हो जाएं। तो चलिए आज का टॉपिक आपको बताते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है जो कि है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो कि हमारा है पहला टॉपिक और सबसे बेहतरीन टॉपिक है। इससे कुछ क्वेश्चन आए हैं, कुछ थ्योरीज है हमारी एसिड बेस की, जिससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है एसिड बेस पीएच एंड बफर। ये टॉपिक हमारा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आए हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है जो कि आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफिनीशन ऑफ ए एसिड अकॉर्डिंग टू द आरएनएस थ्योरी। अच्छा, जो आरएनएस थ्योरी है वो एसिड को कैसे डिफाइन कर रही है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप जो है आंसर को जल्दी से सॉल्व करिए और हम आपको बताते हैं अभी 5 सेकंड के अंदर कि हमारा जो इसका आंसर क्या होगा। तो पहला हमारा ऑप्शन है जो कि हमारा है प्रोटॉन डोनर। ऑप्शन बी हमारा है जो कि है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। भाई, क्या आरएनएस थ्योरी के हिसाब से एसिड को हम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कह सकते हैं? और सी जो हमारा सी ऑप्शन है वो है सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस H प्लस कंसनट्रेशन इन वाटर। भाई, वाटर के अंदर जो ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस कंसनट्रेशन को बढ़ा देता है, क्या उसको हम एसिड कह सकते हैं आरएनएस थ्योरी के हिसाब से? या फिर हमारा नंबर 4 आता है जो कि है सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट OH नेगेटिव आयन। फिर ऐसा सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन को जो है एक्सेप्ट कर रहा हो उसको एसिड बोलेंगे। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। जी हाँ, अब हम आपको आंसर बताने जा रहे हैं जो कि हमारा आंसर होगा। आंसर हमारा है, करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ? सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस हाइड्रो H प्लस कंसनट्रेशन इन वाटर। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के अंदर H प्लस कंसनट्रेशन को बढ़ा देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं आरएनएस थ्योरी के हिसाब से। अच्छा, नीचे दी गई है, अगर जो एक्सप्लेनेशन की बात करने हम जाएँ तो आरएनएस थ्योरी जो है वो क्या डिफाइन करती है? डिफाइन एसिड एज सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर। यहाँ पे क्या बताया गया है कि एसिड जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर वो डिसोसिएट हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है? एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। और उसको क्या, इससे क्या होगा जब वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेगा तो इससे क्या होगा? जो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। एसिडिक ड्रग को समझने के लिए ये एक हमारा फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है। और द आयोनाइजेशन ऑफ एक्वस फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, जो हमारा एक्वस फार्मास्यूटिकल जो फार्मुलेशन होती हैं उनके आयोनाइजेशन में भी जो है ये वर्क करती है, ये थ्योरी जो है ये वर्क करती है, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, डेट इज ये वाला। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन द ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी ए बेस इज डिफाइनेड। मतलब कि जो हमारा जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी थी उसके हिसाब से बेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से आप अपना आंसर सोच लिएगा, जल्दी से सॉल्व करिए इसको। तो हम इसका बताते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है प्रोटॉन एक्सेप्टर। सेकंड ऑप्शन है हमारा एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और कि हमारा थर्ड ऑप्शन है ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव इन वाटर। कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि OH नेगेटिव आयन को बढ़ा रहा है वाटर के अंदर। या फिर ए सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उसको बेस बोलेंगे, ठीक है। तो यह ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के हिसाब से इसमें से कौन सी सही डिफिनीशन है? आशा करता हूँ आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर हमारा रहेगा, जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए। मीन्स कि जो हमारे बेस होते हैं वो प्रोटॉन जो होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं। अगर जो हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी के हिसाब से अगर जो हम बेस को डिफाइन करते हैं तो द बेस कैन बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन। मतलब कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले जो सब्सटेंस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी से बेस को डिफाइन करने वाले हैं तो कैसे कर सकते हैं? द एक्सपैंड्स आरएनएस बाय द डिफाइनिंग बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। मतलब कि जो आरएनएस ने हमको थ्योरी दी थी, ठीक है, उसी को डिफाइन करती है और उसको एक्सपैंड करती है, मतलब कि उसको बढ़ाती है,
ठीक है। और उसमें क्या बताया गया है, विच इज क्रूशियल फॉर एक्सप्लेनिंग कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर इज नॉन एक्वस फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट। जो हमारी ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी है, ठीक है, वो क्या करती है, क्रूशियल रोल प्ले करती है ये हमको समझाने में कि जो हमारे कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर होते हैं वो नॉन एक्वस जो फार्मास्यूटिकल होते हैं उसको, उसमें जो हमारे एसिड बेस कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है हमारी ये थ्योरी। तो आगे देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा। यहाँ थर्ड क्वेश्चन हमारा है, लुईस एसिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई। अब आप लोगों ने लुईस एसिड के बारे में तो आप लोगों ने सुना भी होगा, आपको पढ़ा भी होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है वो है डोनेटिंग प्रोटॉन्स, लाइक कि ऐसे एसिड्स जो प्रोटॉन को डोनेट्स करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी है एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। या फिर प्रोड्यूसिंग H+ आयन, ऑप्शन नंबर सी। या फिर सोल्यूशन के अंदर ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा ऑप्शन है एक्सेप्टिंग OH नेगेटिव आयंस, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो एक्सेप्ट कर रहे हैं OH नेगेटिव आयंस को, ठीक है। तो आशा करता हूँ गेस कर लिया होगा आपने। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर बताते हैं, जो कि हमारा है करेक्ट ऑप्शन नंबर है इसका बी। जी हाँ, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। मींस जो हमारे लुईस एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लुईस थ्योरी डिफाइंस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर यूजफुल इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। मतलब जो कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन जो हमारी होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं उसको समझने के लिए जो है लुईस एसिड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। सच एज मेटल लिगेंड इंटरेक्शन इन ड्रग फॉर्मुलेशन। तो जो मेटल लिगेंड हमारा इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें एक मेटल हमारा होता है और बाकी सारे जो लिगेंड्स होते हैं, मतलब कि जो हमारे बाकी के ग्रुप्स होते हैं उनकी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं उसको समझने के लिए जो है हमारा लुईस थ्योरी जो है वो काम करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द pH ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज, मीन्स किसी भी सोल्यूशन का जो pH होता है वो क्या हमको बताता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहते हैं, नेगेटिव लॉग OH नेगेटिव, या फिर लॉग H+ माइनस लॉग H+, या फिर हमारा लास्ट में ऑप्शन आता है लॉग OH नेगेटिव। जल्दी से सॉल्व करिए, इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ, जो कि हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ, इसका होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। pH इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मीन्स जो हमारा pH होता है वो क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसेंशियल फॉर डिटरमाइन द स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ pH। मीन्स स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के लिए जो है वो pH बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। pH सेंसिटिव ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स इन फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशन। pH सेंसिटिव कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई, ठीक है, इनकी क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन के अंदर बहुत ही हेल्प करता है pH को मेंटेन करना। क्वेश्चन नंबर 5 अगर जो हम बात करते हैं तो क्या रहेगा, व्हाट इज़ द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट 25 डिग्री, मतलब कि किसी कोई न्यूट्रल सोल्यूशन है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे है 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे बताया गया है। कोई तो इससे कोई हमारा सोल्यूशन है, माना कि ये हमारा एक सोल्यूशन है, नॉर्मल सा न्यूट्रल सोल्यूशन है, ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, ठीक है। तो कह रहे हैं भाई रूम टेम्परेचर के ऊपर है, रूम टेम्परेचर हमारा क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे इसका pH क्या होगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व करिए, हमारे ऑप्शन है या तो वो 0 होगा, या तो हमारा 7 होगा, या 14 होगा, या 10 होगा। जल्दी से गेस करिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर रहेगा जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा है 7। जैसा कि हम लोग को पता है, जैसा कि हम लोग को पता है कि pH स्केल क्या होती है, 1 से लेके 14 तक होती है। 1 से लेके 14 डिफाइन की जाती है, जिसमें से हमारा 7 नंबर जो होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है। 1 से 7 के बीच में क्या रहता है, यहाँ तक ये एसिडिक ड्रग्स के लिए रहता है। और 7 से लेके 14 के बीच में क्या रहता है, यहाँ पे बेसिक ड्रग्स के लिए ये pH रहता है, मतलब कि बेस के लिए रहता है। 1 से 7 हमारा एसिडिक रहेगा और 7 से 14 क्या रहेगा, हमारा बेसिक रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा pH स्केल को, जो कि इसके एक्सप्लेनेशन में हमको यही बताया गया है कि वाटर जो है आयन प्रोड्यूस्ड KW इज -10⁻⁻14, ठीक है। मीन्स सो H+ जो है वो OH नेगेटिव के बराबर होगा और वो 10⁻⁻7 के बराबर होगा, मेकिंग pH दैट इज 7।
दिस इज द रेफरेंस पॉइंट ऑफ फॉर्मुलेटिंग न्यूट्रल बफर सिस्टम इन इंजेक्टेबल। जो हमारी इंजेक्ट करने वाली जो प्रिपरेशन होती हैं, जैसे जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं, उसमें जो है बफर का बहुत ही अच्छा रोल रहता है, और उसके अंदर जो है हम पीएच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जो हमारी बॉडी से पीएच से मैच करना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम बात करते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, और इसके अंदर क्या है, ए बफर सोल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन पीएच बिकॉज ऑफ इट कंटेन। मीन्स एक बफर सोल्यूशन है, वो पीएच को रजिस्ट कर रहा है चेंज करने के लिए। ऐसा आखिर वो क्यों कर रहा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर उसके अंदर बफर सोल्यूशन केवल स्ट्रॉन्ग एसिड ही है। ठीक है, क्योंकि वो कंटेन करने को बता रहा है, तो वहाँ पे केवल स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस वजह से कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ए वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, वहाँ पे एक वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है, इसलिए इस वजह से ऐसा कर रहा है। या फिर ओनली स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वहाँ पे केवल स्ट्रॉन्ग बेस है। या फिर डी, इक्वल अमाउंट ऑफ H+ एंड OH नेगेटिव आयन। जल्दी से गेस करिए, आप बताइए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और पीएच से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा जो कि हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज है ए वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। जी हाँ, एक वीक एसिड और उसके अंदर एक कॉन्जुगेट बेस होता है, जिसकी वजह से वो बफर सोल्यूशन बनता है। ठीक है, बफर सोल्यूशन मेंटेन्ड बाय पीएच बाय द इक्विलिब्रियम बिटवीन ए वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, डेट इज कॉन्जुगेट बेस, एज as per Henderson-Hasselbalch equation, vital for stabilizing pH in blood plasma, mimic और आई ड्रॉप्स। ठीक है, सिंपली क्या कर है, इसमें ये बता रहे हैं कि हैंडरसन हैसलबच इक्वेशन जो है उसके हिसाब से जो हमारा बफर होता है, ठीक है, वो पीएच को मेंटेन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर वीक एसिड होता है, और क्या होता है, उसका एक कॉन्जुगेट बेस होता है, जिसको हम उसका साल्ट बोल देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा है द Henderson-Hasselbalch इक्वेशन फॉर ए वीक एसिड इज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये जो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है कि ये आपसे पूछे। अगर ये नहीं पूछेगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर पूछने वाला है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा कि वीक एसिड या फिर किसी भी बेस के लिए आपकी हैसलबच इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, वीक एसिड के लिए ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, हमारा पहला ऑप्शन है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट कंसनट्रेशन। pH इज इक्वल टू सेकेंड ऑप्शन pKa प्लस लॉग साल्ट अपॉन बेसिड एसिड। ऑप्शन नंबर सी, डेट इज pH इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज होगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka। जल्दी से गेस करिए। और ऑप्शन, जी हाँ, आपका राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसनट्रेशन अपॉन एसिड की कंसनट्रेशन। जी हाँ, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। द इक्वेशन कैलकुलेट्स pH ऑफ बफर सोल्यूशन, मतलब किसी भी बफर सोल्यूशन का pH अगर जो हमको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, हैंडरसन हैसलबच इक्वेशन के थ्रू ही करेंगे। वेयर साल्ट इज अ कॉन्जुगेट बेस कंसंट्रेशन, मीन्स जैसे हमने अभी पीछे बताया था कि पीएच जो बफर सोल्यूशन होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि एक वीक एसिड होता है, उसका कॉन्जुगेट बेस होता है, जिसको हम साल्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहीं पे बताया गया है जो साल्ट की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, वो हमारे कंजुगेटेड बेस की होगी, और इट्स अप्लाइड इन डिजाइनिंग फार्मास्यूटिकल बफर टू कंट्रोल ड्रग आयोनाइजेशन। अच्छा, जो ड्रग की आयोनाइजेशन प्रक्रिया होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है बफर्स को बनाया जाता है। ठीक है, और उसी में ये जो है हैंडरसन हैसलबच इक्वेशन जो है वो हेल्प करता है बफर्स को बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आप लोगों को आता होगा। जल्दी से आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा है एस्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोनिक एसिड, और ऑप्शन नंबर डी हमारा है फास्फोरिक एसिड। जल्दी से देखिएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा जो कि है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप लोग पहले से ही जानते थे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये जानते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl कम्प्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, मीन्स ये वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं पूरे। ठीक है, H अलग हो जाएगा, H+ अलग हो जाएगा, और Cl नेगेटिव जो है वो अलग हो जाता है। कम्प्लीटली डिजोल्व हो रहे हैं, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अनलाइक वीक एसिड
ठीक है। जब वीक एसिड क्या होता है, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है, लेकिन जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कम्प्लीटली जो है डिसोसिएट हो जाते हैं। इन फार्मेसी दिस अफेक्ट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ एसिडिक प्रिजर्वेटिव, ठीक है। अब क्या करता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है, ये डिसोसिएट हो रहे हैं, ये एसिडिक प्रिजर्वेटिव को जो फॉर्मुलेशन होती है उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 नेगेटिव इज। जल्दी से बताइए कि इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। जो हमारा H2PO4 नेगेटिव है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होने वाला है। तो पहला ऑप्शन हमारा है H3PO4, या फिर हमारा है HPO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, या फिर H2PO4। जल्दी से बताइए। चलिए आपको बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है इसका राइट आंसर होगा HPO4 2 नेगेटिव। अच्छा, जैसे कि हमने पहले अभी आपको बताया था कि जो हमारे एसिड और बेस होते हैं उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि जो हमारे एसिड होते हैं वो H+ को ये रिलीज़ करते हैं, मतलब ये निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर आप इसको देखते हैं, ठीक है, इस यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि H2 यहाँ पे 2 H+ आए हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 H हैं और PO4 नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन अगर जो हम यहाँ से एक H को हटा देते हैं तो इसका बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक H+ हट जाएगा, है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, एक H+ जब हटेगा तो H+ आयन वहाँ पे H+ हटेगा तो यहाँ पे एक और नेगेटिव बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे इसको क्या बनाएगा, इसका जो है कॉन्जुगेट बेस बना देगा। तो ये इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे देखो जो हमारा इसका आंसर है उसमें HPO4 डबल नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें अगर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे तो आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस का जो फार्मूला दिया हुआ है और वो आपसे पूछ रहा है कि उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो वहाँ से आप जो है एक H+ आयन को हटा दीजिए और जो नेगेटिव जो चार्ज होगा उसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो वही उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एसिड बेस इंडिकेटर चेंज कलर एट। जो हमारे एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, वो कब कलर चेंज कर लेते हैं, pH 7 के ऊपर, देयर pKa वैल्यू के ऊपर, या फिर pH 14 के ऊपर, या फिर किसी भी pH पे जो है चेंज कर सकते हैं। जल्दी से बताइए, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, कि वो अपनी pKa वैल्यू जो होती है उसी के ऊपर जो है वो चेंज करेंगे। जो उसकी pKa वैल्यू होगी उसी के ऊपर जो है वो अपना कलर चेंज करने वाले हैं। इंडिकेटर्स आर वीक एसिड बेस, या तो एसिड हो सकता है तो बेस हो सकता है, ठीक है। वीक एसिड होगा या तो वीक बेस होगा। दैट चेंज कलर अराउंड देयर pKa, ठीक है, यूज्ड इन टाइट्रेशन टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अच्छा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर आप लोगों ने कई टाइप के जो है क्या बोलते हैं इंडिकेटर आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे हमारा मिथिलीन ब्लू होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब उसका pKa वैल्यू जब उसकी आने वाली होती है, ठीक है, या फिर आ जाती है, तो वो एकदम से अपना कलर चेंज कर देता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी हमारा इंडिकेटर हो, ठीक है, या तो एसिड बेस जो इंडिकेटर होते हैं उनमें से कोई भी इंडिकेटर एसिड बेस हमारा हो, अगर जो वो अपने pK वैल्यू के पास आ जाएगा तो अपना वो कलर चेंज कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर चेंजेस कलर इन द pH रेंज। जो हमारा फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर एक है वो किस pH पे अपना कलर चेंज करता है, मतलब कि उसकी pKa वैल्यू क्या है। हमने पीछे पढ़ा है कि pKa वैल्यू के पास भी कलर चेंज करता है, ठीक है। तो उसकी pK वैल्यू का रेंज कितना होगा, ठीक, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा है 3.1 से 4.4, सेकंड ऑप्शन हमारा है 8.2 से 10, और थर्ड ऑप्शन हमारा है 4.2 से 6.3, और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है जो कि हमारा है 6.8 से 8.4। जल्दी से गेस करिए, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी, 8.2 से 10 का जो है ये इसका pKa जो रेंज होती है वो हमारी फिनोल्फ्थलीन की रहने वाली, जो हमारा फिनोल्फ्थलीन है उसकी जो रेंज रहेगी वो 8.2 से 10 के बीच रहेगी। जो हमारा फिनोल्फ्थलीन होता है ये क्या होता है, ये कलरलेस एसिड एंड पिंक इन बेस, ठीक है। जो एसिड के अंदर वो जो है कलरलेस रहेगा और बेस के अंदर वो पिंक हो जाएगा, ठीक है। आइडियल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, ठीक है। जो फिनोल्फ्थलीन होता है उसका हम यूज़ कब करते हैं, सबसे बड़ी बात ये, इसकी मेन बात क्या है
कि फिनोल्फथालीन इंडिकेटर जो होता है वो हम ऐसे टाइट्रेशन के अंदर यूज़ करते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कर रहे हो, ठीक है। इन क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल, मतलब कि फार्मास्यूटिकल जो क्वालिटी कंट्रोल वगैरह होती है, ठीक है, उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। सिंपली क्या हमको जानना है, इसमें हमको ये जानना है कि जो फिनोल्फथालीन हमारा इंडिकेटर है, ठीक है, सबसे पहले उसकी पीके रेंज क्या होगी, 8.2 से 10 के बीच में होगी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसको यूज़ कहाँ करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में, ठीक है। और इसका कलर कैसा होगा, ये एसिड के अंदर कलरलेस रहेगा और जो बेस के अंदर क्या है वो पिंक हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा है 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री द सॉलिबिलिटी ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग इंक्रीजेस इन, जो हमारा सॉलिबिलिटी होती है वीक एसिडिक ड्रग की जो सॉलिबिलिटी होती है वो कब इंक्रीज करती है, ठीक है। जो हमारी वीकली एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो कब इंक्रीज करेगी, या तो एसिडिक मीडिया में, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, एसिडिक मीडिया के अंदर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, न्यूट्रल मीडिया के अंदर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बेसिक मीडिया के अंदर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अगर जो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे ना तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। जी हाँ, जी हाँ, इसका आंसर होने वाला है बेसिक मीडियम। अब इसको आपको बताते हैं कैसे, ये देखिएगा। इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बेसिक मीडिया। वीक एसिड आयोनाइज मोर इन बेसिक पीएच। अब क्या होगा भैया, अगर जो कोई वीक एसिड है और वो अगर जो बेस से मिलेगा, तो साल्ट बनाएगा नहीं बनाएगा, ये बताइए हमको। वो साल्ट बनाएगा नहीं बनाएगा, तो साल्ट बनाएगा, इसका मतलब क्या है, वो आयनाइज हो रहा है, वो टूट रहा है ना। तो बेसिक मीडियम में वो जल्दी से करेगा, अब वो न्यूट्रल में वैसे ही कम करेगा, और एचडी मीडियम बहुत कम करेगा या फिर ना के बराबर करेगा। तो ये इसका कॉमन सेंस यहाँ पे समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सॉलिबिलिटी ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग इंक्रीजेस। आखिर कब इंक्रीज हो रही है वीकली एसिडिक ड्रग की, तो कब होगा, बेसिक मीडिया के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन। भैया बफर की कैपेसिटी कब मैक्सिमम होती है, मतलब कौन सी कंडीशन ऐसी है जब बफर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 4 हमको कंडीशन दी गई हैं, पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, पीएच बराबर हो जाएगा पी के ए वैल्यू के। ऑप्शन नंबर 1 हमारा ये हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, जब पीएच ज़्यादा होगा पी के ए +1 से। ऑप्शन नंबर सी क्या है, पीएच छोटा होगा पी के ए -1 से, या फिर जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो 0 के बराबर होगी। जल्दी से बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा है कि पीएच जो है उसका वो पी के ए वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा, नीचे देखिए। एट पीएच इज इक्वल टू पी के ए वैल्यू द बफर हैज इक्वल एसिड एंड साल्ट कंसंट्रेशन प्रोवाइडिंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू पीएच चेंज इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब हमारा पीएच और पीकेए की वैल्यू बराबर होगी, इसका मतलब क्या होगा कि एसिड और साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है। अब उसकी दोनों की जब कंसंट्रेशन इक्वल रहेगी तो ये क्या करेगा, उसको जो मैक्सिमम रेजिस्टेंट होगा पीएच का, मतलब कि जो उसकी क्षमता होगी पीएच को रेजिस्टेंस करने की, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे होगी। और ये किस में इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ ये किस में रहता है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में ये सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो बफर कैपेसिटी कब मैक्सिमम होती है, जब उसका पीएच जो हमारा है वो उसकी पी के ए वैल्यू के बराबर हो जाए, ठीक है, उसकी पी के वैल्यू के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द के डब्ल्यू द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 825 डिग्री सेंटीग्रेड इज। क्या होगा बताइए, के डब्ल्यू वैल्यू क्या होती है किसी भी आयनिक प्रोडक्ट की वाटर के अंदर, ठीक है। हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डेट इज हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है 10 की पावर -7, ऑप्शन नंबर बी क्या है 10 की पावर -14, और सी क्या है 10 की पावर -10 और 10 की पावर -4, ठीक है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी 10 की पावर -14, ठीक है, -14। के डब्ल्यू हमारा क्या होता है, ये H+ आयन कंसनट्रेशन और OH- आयन दोनों की कंसनट्रेशन को जो मिलाते हैं, ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए 10 की पावर -14, ठीक है। ये दोनों की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, के डब्ल्यू के बराबर, मतलब कि दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है
वो KW कहलाती है, और उसका वो जो हमारी क्या बोलते हैं 10⁻⁻14 जो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू रहती है। फंडामेंटल फॉर कैलकुलेटिंग पीओएच एंड अंडरस्टैंडिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी। ड्रग की स्टेबिलिटी को इन हाइड्रोलिसिस इन ड्रग जो हाइड्रोलिसिस जो हमारी रिएक्शंस होती है उसके अंदर ड्रग की स्टेबिलिटी को समझने के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें क्या कह रहे हैं, ए सोल्यूशन विद pH 4 हैज़ H+ आयन ऑफ, मीन्स अगर जो एक सोल्यूशन है, ठीक है, जिसका pH हमारा क्या है 4 है, ठीक 4 है, तो उसके अंदर H+ आयन कंसनट्रेशन क्या होगी। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा। इसके ऑप्शन हमारे देते हैं, ऑप्शन आप बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा 10⁻⁻4 मोलर रहेगी, या फिर 10⁻4 मोलर रहेगी, या फिर सी ऑप्शन हमारा है 10⁻−10 मोलर रहेगी, या फिर 10⁻10 मोलर रहेगी। बताइए जल्दी से। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 10⁻⁻4। ठीक है, अब कैसे होगा, क्यों होगा, यहाँ नीचे देखिए। ठीक है, सो pH हमारा क्या होता है माइनस लॉगरिदम H+ आयन कंसनट्रेशन। सो H+ की कंसनट्रेशन कितना होगा, ठीक है, वो हमारा होगा, अगर जो pH हमारा 4 रहता है, ठीक है, तो H+ कंसनट्रेशन वहाँ पे क्या दिखाई जाएगा, pH 4 मतलब कि वो HD का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि pH 4 का मतलब क्या हुआ कि जो ड्रग है वो सोल्यूशन है वो एसिडिक है। हमने भी पढ़ा था कि 1 से 7 के बीच में जो है एसिडिक रहता है, तो यहाँ पे pH 4 क्या बता रहा है कि वो एसिडिक है। ठीक है, तो अगर जब इसका pH निकले जाएंगे तो क्या रहेगा, माइनस लॉग H+ आ जाएगा। ठीक है, और H+ क्या रहेगा 4 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे H+ आयन कंसनट्रेशन क्या दिखाता है, = 10⁻⁻4 रहेगा। ठीक है, वो pH दिखाता है। तो दिस हेल्प्स द असेसिंग एसिडिटी इन गैस्ट्रिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है हमको, ये जो नीचे दी गई है, ठीक है, ये हमको हेल्प कर रही है गैस्ट्रिक जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है उसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच थ्योरी एक्सप्लेन्स एसिड बेस बिहेवियर इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स बेस्ट। मीन्स जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं उसके अंदर एसिड और बेस का बिहेवियर, ऐसी कौन सी थ्योरी है जो सबसे अच्छा डिस्क्राइब करती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 3 थ्योरी दी गई हैं, आर्रेनियस है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी है, ल्यूइस थ्योरी है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए आपको इसका आंसर बताते हैं, जो कि हमारा होने वाला है, क्या होने वाला है, जो कि हमारा आंसर उसका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी जो हमारी है उसके अंदर हम नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट्स हमारे होते हैं उसके लिए एसिड बेस का बिहेवियर जो है वो सबसे बेस्ट बताती है। यहाँ पे क्या बताया गया है, जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी डजंट रिक्वायर वाटर, क्योंकि इसके अंदर हम वाटर का जो है यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, नॉन एक्वस बोला गया है। ठीक, मेकिंग इज सुटेबल फॉर रिएक्शन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज इन ड्रग सिंथेसिस। मतलब कि जब कोई भी ड्रग बनती है, ऐसी ड्रग बन रही है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर बन रही है, ठीक है, तो वहाँ पे रिएक्शन को सुटेबल करने के लिए जो हमारी कौन सी थ्योरी वर्क करती है, वहाँ पे क्या करती है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी जो है वहाँ पे वर्क करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या हमारा कहता है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कैन एक्ट एज। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस वर्ड के ऊपर, जो कि हमारा है एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक वर्ड क्या है इस पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, वो चलिए आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, ओनली एसिड। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ओनली बेस। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बोथ एसिड एंड बेस। या फिर डी हमारा कुछ नहीं, ना इधर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आप लोगों ने बता दिया होगा। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर जो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। भाई क्योंकि एम्फो मीन्स क्या होता है, एम्फो मीन्स मतलब है दोनों, लेकिन इसमें एसिड भी होगा, बेस भी होगा। ठीक है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ पे एसिड भी है, बेस भी है। एग्जाम्पल लाइक एमिनो एसिड। अमीनो एसिड में अंदर क्या होता है कि यहाँ पे अमोनिया भी रहता है, मतलब कि NH भी रहता है। ठीक है, अमीनो ग्रुप भी रहता है, और यहाँ पे क्या है, एक एंड पे हमारा जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी रहता है, जो हमारे अमीनो एसिड रहते हैं। ठीक है, और बीच में कार्बन की चेन रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जिन्हें हम ज्यूटर आयंस भी बोल देते हैं प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है, उनमें जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं उसके अंदर क्या रहता है कि वहाँ पे अमीनो ग्रुप भी रहेगा, मतलब कि वहाँ पे एसिड भी है, बेस भी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है एसिड भी रहता है, जो कि हमारा कार्बोक्सिलिक आयन रहता है। ठीक है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक, मतलब कि उसमें एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जो कि हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द pKa वैल्यू ऑफ ए वीक एसिडिक इंडिकेट्स। मीन्स
अगर जो द पीके वैल्यू ऑफ वीक एसिड इंडिकेट्स, किसी भी वीक एसिड की जो पीके वैल्यू होगी वो क्या हमको दिखा रही है। भाई किसी भी हमारा कोई वीक एसिड है, ठीक है, हमने एक जार में क्या लिया है, यहाँ पे ये एक वीक एसिड है, ठीक है, इसके अंदर क्या हमारा है, वीक एसिड। अब इसकी जो पीके वैल्यू होगी मीन्स वो हमको क्या बताएगी, यहाँ इसकी जो पीके वैल्यू होगी वो हमको क्या बताएगी। ऑप्शन कौन कौन से हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, भैया तो स्ट्रेंथ बताएगी कि कंसंट्रेशन बताएगी, सॉलिबिलिटी बताएगी, या फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट बताएगी। जल्दी से गेस करिए, जल्दी से आंसर इसका दीजिए। और जी हाँ, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। हमने आपको बताया था कि जो पीके वैल्यू क्या दिखाता है, ये दर्शाता है किसी भी वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक बेस, इसकी क्या दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है। यहाँ पे पीके जो हमारी वैल्यू होती है ये क्या दिखाती है, स्ट्रेंथ दिखाती है किसी पे। यहाँ पे नीचे बताया गया एक्सप्लेनेशन में, लोअर पीके ए मीन्स स्ट्रॉन्गर एसिड, मतलब जितना ही पीके वैल्यू उसका कम होगा, जितना ही पीके वैल्यू कम होगा उतना ही एसिड जो है वो एसिडिक होगा, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। लोअर पीके मीन्स स्ट्रॉन्गर एसिड। इन फार्मेसी पीके ए प्रिडिक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन वाया पीएच पार्टीशन हाइड्रोथिंसिस, मतलब कि कोई सिंपल सी बात, जो हमारा पीके वैल्यू होता है वो प्रिडिक्ट करती है ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो ये चीज़ है इसको ध्यान रखिएगा कि जितना ही पीके वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही वो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इन ए टाइट्रेशन ऑफ ए वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, हमारा क्या है यहाँ पे वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। द इक्विवेलेंस पॉइंट पीएच इज, मतलब जो इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, जो हमारा इंड पॉइंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, वो फिर किस पीएच के अंदर जो है आने वाला है। जैसा कि हमको पता है कि जो पीएच स्केल क्या रहती है, 1 से लेकर 14 तक रहती है, जिसमें से 1 से 7 तक क्या होगा है एसिडिक मीडियम, हाँ एसिडिक के लिए रहता है, और 7 से लेकर 14 तक क्या रहता है, वो बेसिक के लिए रहता है, ठीक है। तो अब जल्दी से आंसर दीजिए क्या रहेगा। भाई कोई एक वीक एसिड है, ठीक है, और दूसरा क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, उनका टाइट्रेशन जो है तो इक्विवेलेंस पॉइंट किधर होगा, जल्दी से बताइए। अगर जब कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपका जो है आंसर सही होने वाला है। भाई या तो लेस देन 7 रहेगा, इक्वल टू 7 रहेगा, या फिर ग्रेटर देन 7 रहेगा, फिर वेरिएबल या फिर वेरी करेगा, बताइए जल्दी से। जी हाँ, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, वो ग्रेटर देन 7 करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, और बेसिक मीडियम हमारा क्या होता है 7 से 14 के बीच में रहता है, मतलब वो जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 7 रहेगा, ठीक है। द साल्ट फॉर्म्ड इन बेसिक राइजिंग पीएच इक्वल टू मोर देन 7 यूज्ड इन एसिंग एसिड ड्रग लाइक बारबिचुरेट, जो हमारे होते हैं उनको जो है ऐसे करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस कॉमन सेंस का जब कॉमन सेंस भी लगाते हैं तो भी आपका क्वेश्चन राइट हो जाता है। आगे देखते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, मिथाइल ऑरेंज जो कि एक इंडिकेटर है, ठीक है, वो सुटेबल फॉर टाइट्रेशन, मतलब कि ऐसे कौन से टाइट्रेशन है जिसके अंदर हम मिथाइल ऑरेंज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी आपने पहले देखा था फिनॉक्सिलिन किसके लिए यूज़ करते हैं, अब हम देखेंगे मिथाइल ऑरेंज जो है किसके लिए यूज़ करते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें हम क्या यूज़ कर रहे थे, फिनॉक्सिलिन बे यूज़ कर रहे थे, ठीक है, तो ये तो नहीं होने वाला। दूसरा हमारा क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पता नहीं यार, ये तो शायद हो सकता है। या फिर सी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये भी यार हो सकता है। डी क्या है, वीक एसिड वीक बेस, अब यार हमको तो ये भी लग रहा है। बताइए बताइए, आप लोग बताइए, हम तो नहीं कह सकते भाई, आप भी बताइए, बताइए क्या रहेगा इसमें, कौन सा ऑप्शन रहेगा। जी हाँ, इसके अंदर आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस जो होगा उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। द पीएच रेंज 3.1 to 4.4, ठीक है, डिटेक्ट एसिडिक इन द पॉइंट अप्लाइड इन फार्मास्यूटिकल टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। तो टाइट्रेशन उसमें होते हैं, उसमें हम जो है इंड पॉइंट को मिथाइल ऑरेंज को चूज़ करते हैं, ठीक है। और कब यूज़ करते हैं, जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है तब यूज़ करते हैं। इसकी पीएच वैल्यू क्या रहती है इंड पॉइंट की, 3.1 से लेकर 4.4 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे क्वेश्चन नंबर 21 जो कि हमारा है द कॉमन आयन इफेक्ट इन बफर, कॉमन आयन इफेक्ट बफर के अंदर उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, फिर क्या दर्शाता है वो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है इंक्रीजेस डिसोसिएशन, वो डिसोसिएशन को इंक्रीज कर देता है। जब कॉमन आयन इफेक्ट आता है
तो डिसोसिएशन इंक्रीज़ हो जाएगा, या फिर डिसोसिएशन डिक्रीज़ हो जाएगा, या फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा, या फिर पीएच इंक्रीज़ हो जाएगा। जल्दी से अपना आंसर दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है बफर्स में वो क्या करता है। जी हाँ, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ई, जो कि है डिक्रीज इन डिसोसिएशन। अगर जो कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है तो वो क्या करेगा, डिसोसिएशन को सप्रेस कर देगा, मतलब कि उसको गिरा देगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एडिंग कंजुगेट आयन सप्रेसेस आयनाइजेशन। अगर जो आप कंजुगेट आयन को ऐड कर रहे हैं तो वो क्या कर देगा, आयनाइजेशन को कम कर देगा। स्टेबलाइजिंग पीएच इन फार्मुलेशन लाइक क्रीम्स, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ कर होता है, तो क्या करते हैं, पीएच को स्टेबलाइज करने में इन द क्रीम्स जो हमारी फॉर्मेशन होती है उसके अंदर इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब हम दिखाते हैं सोरेनसेंस बफर इज बेस्ड ऑन। जो हमारा सोरेनसेंस बफर होता है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एसीटेट बफर है, या फिर फॉस्फेट बफर है, कार्बोनेट बफर है, या फिर सिट्रेट बफर है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, इसका आंसर होने वाला है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी, वो होगा फॉस्फेट बफर। जो हमारा सोरेनसन बफर होता है वो क्या होता है, वो होता है फॉस्फेट बफर, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो हमारा पीएच होता है 5.8 से लेकर 8 तक होता है, ठीक है। ये ड्रग टेस्टिंग में इसका जो है काम आता है, ठीक है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फॉर ए वीक एसिड इज। अगर जो हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बात कर रहे हैं किसी वीक एसिड के लिए, तो वो क्या हमको दिखाएगा, के ए वैल्यू अपॉन एच प्लस कंसनट्रेशन, या फिर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया रूट ऑन के ए अपॉन सी फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, एच प्लस अपॉन के ए वैल्यू, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सी अपॉन के ए। जल्दी से बताइए क्या होने वाला है बाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फॉर वीक एसिड। जी हाँ, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा है बी। बी हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि रहेगा हमारा रूट ऑन के ए अपॉन सी फॉर डाइल्यूट फ्रॉम ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ। अगर जो हम ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से देखने जाएंगे, इट अफेक्ट ड्रग्स बाय अवेलेबिलिटी इन आयोनाइज्ड वर्सेस अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। ये अफेक्ट करता है अगर जो आयोनाइज फॉर्म है ड्रग की और वर्सेस अनआयोनाइज्ड फॉर्म, वो उसकी बायोबिलिटी किसकी ज़्यादा रहती है, ये हमको बताता है ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, द पीएच ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाई। जो हमारे ब्लड का, हमारी जो बॉडी होती है उसका जो जो हमारे ब्लड का पीएच होता है, ठीक है, वो हम कैसे मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी जो है वो कैसे मेंटेन करती है, ठीक है। ऐसा कौन सा बफर हमारी है बॉडी के अंदर जो कि इसको मेंटेन करता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा एसीटेट बफर, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कार्बोनेट बाई कार्बोनेट बफर, सी फॉस्फेट बफर ओनली, या फिर नो बफर, या फिर बॉडी के अंदर कोई बफर ही नहीं है। जल्दी से बताइए जी हाँ, इसका आंसर होने वाला है जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट बफर। जब हम लोग स्क्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं ह्यूमन का, ठीक है, तो उसके अंदर हमको बताया जाता है कि कैसे हम, या फिर हम जब रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम बताते हैं कि कैसे CO2 और क्या बोलते हैं CO2 O2 का कैसे आदान प्रदान होता है। तो उसमें एक टॉपिक आता है कि हम जो क्या बोलते हैं CO2 को बॉडी से बाहर कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे हमने किसी भी टिश्यू के अंदर, ठीक है, जैसे हमारा ये कोई टिश्यू है, यहाँ पे CO2 बनी, तो अब इस CO2 को कैसे हम इन्वायरमेंट में निकालेंगे, ये जो प्रोसेस होती है इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हमको बताता है कि कार्बोनेट बाई कार्बोनेट बफर जो होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर। वो कैसे ब्लड के पीएच को मेंटेन करते हैं, वो कैसे H2CO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर जब वहाँ पे एंजाइम आएगा तो H2O अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा, ठीक है। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो हमारा मेन चीज़ क्या है यहाँ पे कि जो कार्बोनेट बाई कार्बोनेट बफर होते हैं उसकी वजह से हमारा ब्लड का पीएच जो है वो मेनटेन रहता है। अब इसका क्या है, रेगुलेट पीएच अराउंड 7.4 रहता है, ये ध्यान रखिएगा कि ब्लड का पीएच कितना होता है। ब्लड का जो पीएच देखने जाएंगे हम तो कितना रहेगा 7.4, क्रिटिकल फॉर इंजेक्टेबल ड्रग कंपैटिबिलिटी। इसीलिए जो हमें ड्रग्स दी जाती हैं वो 7.4 बफर के सिस्टम में ही दी जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गई, 30 आ गया है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर हमारा 25 रहेगा, ठीक है। ये काट दीजिए, यहाँ पे 25 रहेगा जी। इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एसिड बेस रिएक्शंस आर यूज्ड इन। भाई फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो एसिड बेस रिएक्शन हो रही हैं
वो कहाँ यूज़ हो रही हैं भाई। ये बात तो भाई सबको जाननी चाहिए कि भाई फार्मेसी के अंदर हम एसिड बेस जो हम रिएक्शन यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं। ड्रग सिंथेसिस में ओनली, सॉल्युबलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन, कलर चेंज ओनली, नो एप्लीकेशन, या फिर इनकी कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। जल्दी बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है जो कि हमारा है बी, वो होगा सॉल्युबलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन। मीन्स क्या रहेगा भाई, यहाँ पे जो ओनली वर्ड लगा है यही सबसे खतरनाक है। ये यहाँ पे जो ओनली वर्ड लगा है ये सबसे खतरनाक है भाई। ड्रग की सिंथेसिस तो होती है लेकिन और भी सारे तो काम होते हैं, है ना। कलर चेंज तो करता है भाई, किसी रिएक्शन में भी कलर चेंज कर सकता है, लेकिन और भी सारे तो काम होते हैं, ओनली नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर जो ओनली है तो ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ठीक है। इसीलिए हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सॉल्युबलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती हैं उसके लिए एसिड बेस्ड रिएक्शन जो है यूज़ की जाती हैं। दे फॉर्म साल्ट फॉर बेटर सॉल्युबिलिटी, एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोराइड साल्ट जो हमारा होता है, ठीक है। और प्रेसिपिटेट्स फॉर प्यूरिफिकेशन, या तो क्या बोलते हैं सॉल्बिलिटी के लिए उसको सॉल्बिलाइट करेंगे या फिर उसको प्रेसिपिटेट करेंगे प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन जो हैं आज हमने कंप्लीट किए। आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने 25 क्वेश्चन जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के पीएच और बफर और एसिड बेस से जो है हमने ये कंप्लीट किया, ठीक है। अब आपका आशा करता हूँ कि ये जो है ये जो टॉपिक आपका है ये कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। आपने इस बार आपने पढ़ा, ठीक, एक बार आप पढ़िएगा इसको अच्छे से और जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, जब 2-3 दिन के बाद जो है इसको 1.5x या फिर 2x पे आप इसको दोबारा देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये सब रिकॉल रहेगा कि भैया ब्रॉन्स्टल थ्योरी क्या कह रही थी, लुईस थ्योरी क्या कह रहा था, कॉन्जुगेट बेस कैसे होता है भाई, कोई एसिड दिया उसको कॉन्जुगेट बेस में कैसे कन्वर्ट करना है, जितना कुछ हमने इसके अंदर बताया है आपको, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सब आपको रिवाइज हो जाएंगी और वो सब आपको रट जाएंगी, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही रोज़ शाम को 7 बजे, ठीक है, रोज़ शाम को 7 बजे आपको आना है, जैसा कि हमने बताया था। रोज़ शाम को 7 बजे हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम वाला यूट्यूब चैनल के आप आइएगा और सिंपली 7 बजे हम एक लेक्चर अपलोड कर देंगे, या तो अपलोड कर देंगे या तो लाइव करेंगे। लाइव का थोड़ा सिस्टम हमारा थोड़ा सही नहीं चल रहा है, तो इसीलिए हम लाइव नहीं कर पा रहे हैं और जो है अब वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे रहे हैं, लेकिन हमने आपसे कल बोल दिया था कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए जो है हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर डाला है। आज थोड़ा लेट भी हो गया है लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अच्छे से करेंगे हम लोग। अच्छे से हमने आज का सेशन कंप्लीट किया और आज का जो हमारा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था जिसके हमने 25 क्वेश्चंस बनाए थे और इसके अंदर हमने पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, केवल एक बार रिवाइज करना है और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना है। टेंशन मत लीजिए, रोज़ आपका एक लेक्चर आएगा और आपको वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। भगवान से प्रार्थना है आप लोग का सिलेक्शन हो और अच्छे तरीके से सिलेक्शन, आपको पेपर भी अच्छा जाए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल अगले लेक्चर में 7 बजे एग्जाम विला यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।